नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जीवन का एक लक्ष्य रखिए, दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचिए, सपने में भी वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, उस लक्ष्य का धुन सवार हो जाना चाहिए। एक दिन निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है, यह है अरुणाचल हिमालय में। दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल हिमालय में। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वह यहाँ पर एक साथ रिवीजन करेंगे। जैसे बोमडिला दर्रा कहाँ है, तो वो भी अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि 3 दर्रा, यानी कि दीफू दर्रा, बोमडिला दर्रा और यांगयाप दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। एक पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा कहाँ है, तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा ये दोनों सिक्किम में है। इसे याद रखना है, नाजे सिक्किम, यानी कि नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। और एक है सिपकिला दर्रा, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। यानी कि 3 दर्रा यहाँ पर ध्यान रखना है जो कि हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन? सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। इसे याद रखना है, सराब, सो से सिपकिला, रो से रोहतांग और बो से बड़ा लाचा, ये तीनों जो कि हिमाचल प्रदेश में ये दर्रा है। और एक दर्रा जोजिला दर्रा, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ भी 3 दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जोजिला, बुर्जिल, काराकोरम, ये तीनों दर्रा जम्मू कश्मीर में है। इसी तरह याद रखना है, जोजिला, बुर्जिल, काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल, काराकोरम, ये तीनों दर्रा जम्मू कश्मीर में है। एक दर्रा है नीति दर्रा और एक है माना दर्रा और एक है लिपुलेख दर्रा, ये तीनों उत्तराखंड में है। तो इसे याद रखना है, नीति, माना, लिपुलेख, नीति, माना, लिपुलेख, यानी कि नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये हीराकुंड बांध है, जो कि भारत में सबसे लंबी बांध है। और विश्व का भी सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध ही है। दोस्तों तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है। जैसे कि हीराकुंड बांध है किस नदी पर है? तो ये है महानदी पर है। इसे याद कैसे रखना है? हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी कि हीराकुंड महानदी पर है। ठीक है। और ये कहाँ है हीराकुंड बांध? ये उड़ीसा में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध वो कौन सा है? तो वो भाखड़ा नंगल बांध है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो वो है सतलज नदी पर। और एक है क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागार्जुन बांध किस नदी पर है? तो ये है कृष्णा नदी पर है। इसे याद कैसे रखना है ताकि कभी भूले नहीं? तो नागार्जुन को रिलेट करिए अर्जुन से। तो अर्जुन का सारथी कौन था? कृष्ण भगवान थे। तो जो भारत में युद्ध हो रहा था तो अर्जुन का सारथी कौन थे? कृष्ण भगवान थे। तो उसी तरह से यहाँ याद करना, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये 1968 में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। ठीक है। लोकपाल एक क्या है कि लोकपाल एक संस्था है जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने के लिए इसे बनाया गया। ठीक है। जो केंद्र में होता है लोकपाल, वो तो राज्य में क्या होता है? राज्य में लोकायुक्त होता है। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जो केंद्र के लिए लोकपाल का गठन किया गया है वह राज्य में क्या होता है? लोकायुक्त होता है। ठीक है। और आपको ये याद रखना है, भारत का पहला लोकपाल कौन था? वो पिनाकी चंद्र घोष था। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो वो है प्रदीप कुमार मोहंती। वर्तमान में करंट अफेयर में याद रखना है, भारत के लोकपाल हैं प्रदीप कुमार मोहंती। और राज्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन होता है? तो लोकायुक्त होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई है? यहाँ संस्था होना चाहिए ना। कौन सी संस्था की स्थापना हुई है? अनुच्छेद 90 की उपधारा 1 के अधीन। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये ग्राम कचहरी की स्थापना हुई है। देखिए ग्राम कचहरी है ना, सरपंच, पंच एवं न्याय मित्र से मिलकर बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है सबको एक साथ यहाँ देखेंगे। जैसे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो ये राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, और इसी 24 अप्रैल से ने एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, पंचायती राज जो व्यवस्था है किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ, तो ये 73वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ पंचायती राज। ठीक है, और नगर पालिका तो ये हुआ 74वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ। देखिए, जब भी नगर पालिका या तो जब भी पंचायत राज व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन है तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों साथ में लागू हुआ था। जैसे 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था और 74वां नगर पालिका, तो क्या होगा, इससे याद भी रहेगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है किस अनुसूची में इसको रखा गया है, लागू किया गया, तो ये 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में क्या, नगर पालिका। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अच्छा, पंचायती राज किस भाग में है, तो भाग 9 में है पंचायती राज व्यवस्था और भाग 9 के ए में है नगर पालिका। तो इतने सारे चीज़ें याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो 74वां संविधान संशोधन है ये पंचायतों से संबंधित नहीं है बल्कि ये नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, पंचायत से कौन सा, 73वां संविधान संशोधन है, तो ये इसका आंसर हो जाता है बी। बाकी जो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करता है ये सही है, और सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, ये सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये संतोष यादव है, जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले विश्व की पहली महिला है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी जुंको तबई, ये जापान की थी। ठीक है, अच्छा, भारत की प्रथम महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो बछेंद्री पाल है, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहला पर्वतारोही कौन था, तो वो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का है, और शेरपा तेंजिंग नेपाल का है। ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है, तो गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार है धर्म और नैतिकता, है ना। ये धर्म को राजनीति से जोड़कर देखते थे गांधी जी। ठीक है, अब गांधी जी से कुछ क्वेश्चन यहाँ याद रखेंगे। जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को, कहाँ, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अच्छा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गए थे। ठीक है, अच्छा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, तो ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। अब इसी 9 जनवरी से ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। जो गांधी जी वापस लौटे थे तो उनके याद में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो एक क्वेश्चन आता है कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो वो 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किए थे, तो सक्रिय रूप से ने प्रवेश किए थे 1917 के चंपारण सत्याग्रह से। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किसने किया, तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। ठीक है, अच्छा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक के लेखक कौन है, गांधी जी है। हरिजन के लेखक कौन है, गांधी जी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे, तो इसके करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सितार और तबला का आविष्कार किसने किया, तो ये अमीर खुसरो ने ही किया था। हिंद का तोता किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अच्छा, किस शासक को सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को ही सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है, तो ये कहा था मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, देखिए, धर्म के बारे में ये कहा जनता के लिए अफीम है, कार्ल मार्क्स ने, जबकि गांधी जी क्या धर्म को राजनीतिक से जोड़कर देखते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
अच्छा, कार्ल मार्क्स जो है किस देश के थे? तो ये जर्मनी के थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है? तो किसके लिए? योग दर्शन, योग सूत्र के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। ठीक है। और सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत क्रांति संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडा उत्पादन से। बुक में इसका आंसर दे दिया है ये दुग्ध उत्पादन, जो कि गलत है। ठीक है। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। अच्छा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है अनाज उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से है। और ये जो है दुग्ध उत्पादन से कौन सा है? वो है श्वेत क्रांति, है ना। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। और कुछ याद रखना है, जैसे आपको पीला क्रांति किससे संबंधित है? तेलहन उत्पादन से। पीली क्रांति है तेलहन उत्पादन से, और गोल क्रांति है आलू उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये असम में है। पोबा जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये असम में स्थित है। अच्छा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कंचनजंगा जो है ये है सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। एक है रायमोना वन्य अभ्यारण्य और औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों है असम में। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मिर्ज़ापुर जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ दो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का मानक समय जो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो वो 5.5 घंटा भारत का मानक समय ने ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। ठीक, 5.5 घंटा। और भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है भारत का मानक समय। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी किस राज्य में? कर्नाटक में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन आता है कि हजारा मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में ही है। हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर ये दोनों है हम्पी में। हम्पी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और एक क्वेश्चन याद रखना है कि बहमनी वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर स्थित है? तो ये कहाँ है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर जो है ये मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, तारापुर। तो इस टाइप के जो भी परमाणु विद्युत जो घर है तो इसे याद रखना है। जैसे रावत भाटा कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। रावत भाटा राजस्थान में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु विद्युत संयंत्र जो है कलपक्कम किस राज्य में? तो कलपक्कम है तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ है? यूपी में। और काकरापार कहाँ है? गुजरात में। कैगा कर्नाटक में। ठीक है, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान में निदेशक कौन है? तो ये है अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे सिंपल में पूछ लिया जाएगा कि भारत में जूट सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में। अच्छा, सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किस देश में होता है? तो वो होता है बांग्लादेश में। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉफ़ी का खेती नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में। और एक क्वेश्चन आता है कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करती है। अच्छा, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वो है डोडा बेटा।
और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो संस्कृत को है ना शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में मिला था, तो ये याद रखना है 2005 में मिला था। बाकी जो कन्नड़ को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में दिया, ये सही है। मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में, ये सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे आपको। और एक क्वेश्चन आपको याद रखना है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मालूम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि मूल संविधान में ने कितना 14 भाषा था। ठीक है, और 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया। तो जो 8 भाषा को जोड़ा गया ना, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भाषा कब जोड़ा गया। जैसे रेलवे अभी NTPC में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया। और इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बिहार SSC CGL में भी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सिंधी भाषा को जो कि 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है? तो सिंधी को 1967 में जोड़ा गया है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? सिंधी 67 ऐसे रिलेट करके याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन में आपको वहाँ आप तुरंत दिमाग में आ जाएगा, जैसे 1965, 62, 63, 67 ऐसे रहेगा, तो आप आसानी से टिक कर देंगे सिंधी 67। सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया है। और 3 भाषा जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 1992 में जोड़ा गया है। ठीक है, इसे याद रखना है कैसे? नमक है ना, नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा को 1992 में जोड़ा गया है। तो ये 4 हो गया। और 4 भाषा को 2003 में जोड़ा गया है। ठीक है, वो कौन सा है? बोडो डोंगरी, मैथिली, संताली। बोडो डोंगरी, मैथिली, संताली। तो ऐसे ये 8 भाषा हो गया जो बाद में जोड़ा गया। एग्जाम में पूछा जाता है आपको, जैसे कि बिहार के दृष्टि से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये चारों भाषा को 2003 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश है? तो जो अस्थायी सदस्य देश है वो 5 है। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन में 4 दे दिया आपको, उसमें बोला कि इनमें से कौन सा अस्थायी सदस्य देश नहीं है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सा है। तो वो है अमेरिका और ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इसे याद कैसे रखना है ताकि आपको आसानी से याद रखें? तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन यानी कि ABC। ठीक है, ABC यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, और ABC को फाड़ दो, यानी कि फ्रांस और रूस। तो सिंपल एक लाइन याद रखना है, ABC को फाड़ दो। तो ये है अस्थाई 5 सदस्य देश है। ABC को फाड़ दो यानी कि ABC यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, अब फाड़ दो यानी फ्रांस और रूस। तो ऐसे याद रखना है। अच्छा, UNO की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यही 24 अक्टूबर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि UN जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है। ठीक है, मनीला कहाँ है? ये फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो भी मनीला में है। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वो किस देश में है? तो फिलीपींस में है, ये ध्यान रखना है क्योंकि मनीला में है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, अब इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि कन्फ्यूजन आपको कर देगा, तो उसको यहाँ पर एक साथ देखेंगे। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया से रिलेटेड जो भी पुस्तक है उसको यहाँ सब साथ में देखेंगे ताकि कन्फ्यूजन वो क्लियर हो जाए। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, तो इसके लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। इसे रिलेट करके याद कैसे रखना है? इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या होता है? आज़ाद।
तो इसके लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद है। अबुल कलाम आज़ाद, इसके नाम में भी आज़ाद है और पुस्तक के नाम में भी आज़ाद है, यानी इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो वो है सुभाष चंद्र बोस जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 12 राशि है ना, जैसे कि मेष राशि, तुला राशि, तो ये है 12 राशि है, ठीक है। और नक्षत्र कितना है? तो वो है 27 नक्षत्र है। ग्रहों की संख्या कितना अभी? तो 8 ग्रह है। वो कौन कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा उपग्रह अभी किस ग्रह के पास है? तो वर्तमान में करंट अफेयर में आपको याद रखना 2023 में सबसे ज़्यादा उपग्रह है शनि ग्रह के पास, 145 उपग्रह हो गया है शनि के पास, और बृहस्पति के पास है 95 उपग्रह। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में के गठन में शामिल रहा है? तो ए.ओ. ह्यूम रहा है, ठीक है। अब ए.ओ. ह्यूम से कुछ याद आ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में हुआ था। किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ये डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी था। पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट है। लेकिन अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक है कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है भीष्म साहनी, तमस उपन्यास के लेखक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोदान का लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है गोदान, गबन और कफन, ये तीनों के लेखक है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कागज ते कैनवास, इसके लेखक कौन है? तो अमृता प्रीतम है। कागज ते कैनवास के लेखक है अमृता प्रीतम। और एक क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होता है, मालूम कौन सा? मालगुडी डेज का लेखक कौन है? तो आर.के. नारायण है। मालगुडी डेज और एक है गाइड, इसके भी लेखक हैं आर.के. नारायण। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ याद रखना आपको, मालगुडी डेज और गाइड दोनों के लेखक है आर.के. नारायण। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव है। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला एक है डिवाइन लाइफ, तो उसका लेखक है शिवानंद। तो आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन ना हो तो डिवा शिवा यानी कि जिसमें पहले डिवाइन आ रहा है, डिवाइन लाइफ, तो उसका है शिवानंद, डिवा शिवा, और लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है क्लीमेंट एटली थे। तो अब यहाँ से क्या है, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जाता है। जैसे भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था पाम अस्ट्रॉन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो रेमजे मैकडोनाल्ड था। एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। और स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट यानी पूना संधि कब की गई थी? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, ठीक है दोस्तों। क्या है कि सारे क्वेश्चन को जब कन्फ्यूजन वाला हो या तो उस चैप्टर से रिलेटेड हो, सबको एक साथ अगर पढ़ लेते हैं तो आपका क्या होता है, बेहतर तैयारी हो जाती है, शानदार, और कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। अब जैसे पूना पैक्ट आया तो 1932 में हुआ, किसके किसके बीच हुआ था ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच हुआ था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो वो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंह का संरक्षण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है गिर नेशनल पार्क में, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, काफ़ी कई बार पूछा गया कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। गिर गुजरात में। अच्छा, हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मानस
राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? असम में है। एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में ही है। अच्छा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ये त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए हैं पंडित रवि ने, ये जो है राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। देखिए 3 नदी जो प्रमुख है अमरकंटक से निकलती है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन सा है? नर्मदा, सोन और महानदी, ये तीनों अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक का मध्य प्रदेश में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, डॉल्फिन अनुसंधान जो संस्थान है कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो एशिया का पहला है ना, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया पटना में, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो वो भी गंगा नदी है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का मांग सबसे पहली बार किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ये ध्यान रखना है। अच्छा, 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और इसी 26 नवंबर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्को पोलो जो 1292 से 1294 के मध्य देश से भारत आया था, तो ये मार्को पोलो कहाँ से भारत आया था? वेनिस से आया था। वेनिस कहाँ? इटली से, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? तो इटली का था। और एक क्वेश्चन ये आता है कि निकोलो कांटी कहाँ का यात्री था? तो इटली का था। इसे रिलेट कर लेना, निकोलो कांटी इटली, कांटी इटली, ऐसे याद रख लेना है ना। निकोलो कांटी कहाँ का यात्री था? तो इटली का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खो के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है पंचायत की स्थापना किया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, 243 का जो है ना अनुच्छेद में उप अनुच्छेद यानी जो है उससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट 2-3 आपको याद रखना है। जैसे पंचायतों का कार्यकाल, ये किस अनुच्छेद में? तो ये है 243 के 243 का ये अंगों में, को खो गो घो अंगो होता है ना, तो वो अंगों में, यानी कि इंग्लिश में अगर देखेंगे तो 243 के ई में है, ठीक है। ये पंचायतों का कार्यकाल है। अच्छा, इसको याद कैसे रखना है? देखिए ई जो है ABCD में कौन से स्थान पर आता है? 5वें स्थान पर आता है ना, ABCDE 5वें स्थान पर आता है। अब याद करिए कि जो पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, तो वो भी जनरली कितना होता है? 5 साल का होता है। तो वहाँ से अब ये रिलेट हो गया। तो जब भी पूछेंगे ना कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल किस अनुच्छेद में? तो कार्यकाल से दिमाग में आ जाएगा 5 साल का होता है कार्यकाल, तो 5 में है, यानी कि 243 के ई में है, ठीक है। ऐसे याद हो गया। और एक क्वेश्चन जो कि है ना, ये बिहार SSC CGL में पूछा हुआ है कि पंचायत की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो शक्ति की है वो अनुच्छेद 243 के 6 में है, 243 के 6 में। 6 है हिंदी में, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या इतना आ जाएगा? तो जी में आ जाएगा ना। ये 6 अगर देखेंगे तो कोखो से 6 7वें स्थान पर आता है, जी है 7वें स्थान पर, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है? जैसे पंचायतों की शक्ति, तो शक्ति क्या है? और ये है अनुच्छेद 243 के जी में है। तो जी से यहाँ रिलेट करिए पार्ले जी, है ना। तो बचपन में क्या पार्ले जी खाते थे? तो पार्ले जी खाने से क्या होता है? शक्ति मिलती है, ठीक है। पार्ले जी खाने से शक्ति मिलती है। तो यहाँ है जी, यानी कि 243 के जी में है, पंचायतों का शक्ति का उल्लेख किया गया। अच्छा, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? तो वो है 243 के झो में है, हिंदी में झो लेकिन इंग्लिश में आई में है। इसे याद रखना है, राज्य वित्त आयोग का गठन है 243 के आई में, आयोग आई है ना, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पांडु वंश के शासन काल में ना रानी वास्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना ये कि रानी वास्टा जो है ना कन्नौज के राजा यशोवर्मन की पुत्री थी। इसकी शादी हर्षगुप्त के से हुई थी और हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद उनके याद में है ना सिरपुर में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, सिरपुर है कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये तवांग मठ में एक बार है ना भारत और चीन के बीच सेना के बीच युद्ध हुआ था और चीन की सेनाओं को काफ़ी बुरी तरह से पिटाई किया था अपने भारतीय सेना ने, तो तवांग मठ में किया था। ठीक है, ये तवांग मठ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और मालूम तवांग मठ एक इम्पोर्टेंट चीज़ यह भी है कि भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तवांग मठ है। ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से, ये बौद्ध मठ है एक। ठीक है, तवांग मठ का निर्माण किसने कराया था? तो मेराक लामा लोद्रे ग्याप्सो, ये नाम है ना, व्यक्ति का नाम है मेराक लामा लोद्रे ग्याप्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करता है। यानी कि प्राथमिक विपणन समिति जो है उपज की बिक्री करता है, यातायात की सुविधा की व्यवस्था करता है और संग्रहण करना, ये इसका काम है प्राथमिक विपणन की। ठीक है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है आपको। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुआ? 1965 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुआ? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुआ, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशहूर नाइक, जो नाइक है ना कंपनी, जो आप कुछ भी पहनते हैं, टोपी है या तो जूता है, ये नीके जो है, प्रसिद्ध कंपनी नीके जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नीके का जो है ना नाइक का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है विजय की यूनानी देवी, इसका अर्थ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाइक जो है ये एक अमेरिकी कंपनी है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जस्ट डू इट किस कंपनी की स्लोगन है? तो ये नाइक कंपनी का ही स्लोगन है, जस्ट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्यसभा का जो होता है मेन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सभापति होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है, ये सही है। और विधान परिषद के जो अध्यक्ष होता है वो सभापति कहलाता है, ये भी सही है। और विधानसभा के जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहा जाता है, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है डी। ठीक है, देखिए विधानसभा की अध्यक्षता करने वाले को ना विधानसभा अध्यक्ष ही कहा जाता है। और जो स्पीकर है ना ये सिर्फ ये लोकसभा अध्यक्ष के लिए यूज किया जाता है स्पीकर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ दो क्वेश्चन याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में उल्लेख है ये? तो ये है अनुच्छेद 93 में, 93 में है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में? तो वो है 178 में। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा के लिए 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 104वां संविधान संशोधन एक्ट के तहत एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे लोकसभा में SC ST के सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 330 में है। लोकसभा में जो है SC ST के आरक्षण है अनुच्छेद 330 में। और विधानसभा में है SC ST का जो आरक्षण है अनुच्छेद 332 में है। ये कभी कन्फ्यूजन ना हो तो इसे याद ऐसे रिलेट कर लीजिए, विधान 32 है ना, विधानसभा में अनुच्छेद 332 में है और लोकसभा में SC ST का जो आरक्षण है वो 330 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 39। डोल उत्सव या डोल जात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है डोल उत्सव या डोल जात्रा। अब क्या फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। जैसे ओणम त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में।
और नवकलेवर त्यौहार ये मनाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है। नवकलेवर जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। और बिहू काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो बिहू जो महोत्सव है ये असम में मनाया जाता है। और अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, वो भी असम में लगता है। एक क्वेश्चन और याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को मिला है। और इंग्लिश जो में मिला है ये अनुराधा राय को मिला है, ठीक है, ये याद रखना है। और मैथिली भाषा में किसे मिला है, तो अजीत आज़ाद को मिला है मैथिली भाषा में, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो वो मिला है जॉन फोस्से को। इसे याद कैसे रखना है, जैसे कि 2023 का जो करंट अफेयर का नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य में मिला है जॉन फोस्से को। इसे याद ऐसे रखना है कि एक व्यक्ति ने साहित्य ऐसा लिखा, मतलब इतना शानदार लिखा कि वो पढ़ने वाले उसमें फंस गए, यानी कि पढ़ने वाले उसको इतना अच्छा लगा कि उसी में फंस गए। तो साहित्य का जॉन फोस्से, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 का किसे मिला, जॉन फोस्से को, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया विक्ट्री सिटी। सलमान रुश्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, आपको याद रखना है। जैसे 10 सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है, सलमान रुश्दी है। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कई बार रिपीट हुआ है, मिडनाइट चिल्ड्रेन, इसका लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए मिडनाइट चिल्ड्रेन यानी कि मध्य रात्रि को चिल्ड्रेन बच्चे क्या हुआ, रुस गया, तो ऐसे याद हो गया कि सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है, सलमान रुश्दी। और एक क्वेश्चन है कि द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड है, ये याद रखना है, ठीक है। और एक है राइट अंडर आवर नोज, राइट अंडर आवर नोज के लेखक कौन है, तो गिरिधरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शतरंज खिलाड़ियों की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया है, तो यह है डी गुकेश, ठीक है। करेंट अफेयर की दृष्टि से आपको याद रखना है, भारत के जो अभी एक नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए, डी गुकेश हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्वामी ये जो है विश्वनाथन आनंद, इनसे क्वेश्चन याद रखना है एक चीज़ कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये विश्वनाथन आनंद ही थे। और माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है, विश्वनाथन आनंद ही है। अच्छा, शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुआ, तो भारत में हुआ, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है ये इला वेनिल वलारिवान ने ISSF में विश्व कप टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ये ISSF है क्या, तो ये है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये जर्मनी के म्यूनिख में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ये गुटेनबर्ग है, प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है, तो कोल्ट है, और ये कोल्ट है ना, रिवॉल्वर के आविष्कारक है। अच्छा, पोजिट्रॉन की खोज किसने किया, तो कार्ल एंडरसन ने किया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये जो स्वास्थ्य कार्य समूह का बैठक ये हुआ है कहाँ, ये तिरुवनंतपुरम में हुआ है। तिरुवनंतपुरम कहाँ है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हो रहा है, तो भारत में हो रहा है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और याद रखना है आपको यहाँ पर कि G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ था, तो गुजरात के कच्छ के रण में हुआ था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों को विमेलित विकल्प को चुनें, यानी कि जैसे विदर इंडिया,
विदर मतलब ये वाला है WHITHER, है ना, विदर इंडिया पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ दिया हुआ है। तो ये क्या गलत है, ठीक है, क्योंकि विदर इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यही गलत है, यानी इसका आंसर ए हो जाता है। बाकी जो लाइफ डिवाइन है इसके लेखक है अरविंद घोष, ये सही है। और इसी तरह कौन सा है, डिवाइन लाइफ, तो डीवा शिवा, है ना, ऐसे याद रखना। डिवाइन लाइफ जब आएगा पहले तो उसके लेखक है शिवानंद। गीता रहस्य के लेखक है बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है। और इंडिया एंड कम्युनिज्म के लेखक है भीमराव अंबेडकर, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 अप्रैल 1858 में कुंवर जी का मृत्यु हो गया था, ठीक है। अच्छा, कुंवर सिंह का ये जन्म कब हुआ था? तो ये इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1777 में, यानी कि 1777। ये लगभग 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। कुंवर सिंह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने ही किया था, ये ध्यान रखना है। कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है, जगदीशपुर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये थे मुरली भरहवा गांव के थे, ठीक है, ये मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो ये राजकुमार शुक्ला ने ही किया था। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह ही था 1917 में। अच्छा, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश कब किया? तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में ही किया था, ये ध्यान रखना है। चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो ये था नील की खेती जो है 3 कट्ठिया पद्धति के विरोध में था ये, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है खैरू मियाँ ने दिया था, ठीक है। सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए पटना में 20 एकड़ जमीन दान में दिया था, ठीक है। अच्छा, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो मजहरुल हक ने किया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व सभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? तो ये कहा था सरदार पटेल ने कहा था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से यहाँ 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। एक क्वेश्चन आता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था। अच्छा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो यह है न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, और कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन का गति का पहला नियम है। और न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के बराबर होता है तथा यह परिवर्तन वस्तु के दिशा में होता है। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या है कि किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो उसके विपरीत, ठीक है ना, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया न्यूटन का 3 नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है? छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, ये शामिल है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ याद रखना है, जो सूत्र से एग्जाम में अगर कोई पूछा जाता है कुछ भी तो आप बना सकते हैं। जैसे आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, और दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/f = 1/v + 1/u, ये याद रखना है। अच्छा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो ये है परमाणु संख्या पर आधारित है ना, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया?
तो ये मोसले ने दिया। ठीक है, अच्छा मोसले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अनुसार कितना आवर्त और वर्ग है, तो मोसले के अनुसार 7 आवर्त और 18 वर्ग है। और इसके पहले जो दिया था वो मेंडलीव ने दिया था, मेंडलीव के अनुसार 7 आवर्त और 9 वर्ग है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो अष्टक सिद्धांत किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अष्टक सिद्धांत दिया था न्यूलैंड ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्केन का सूत्र होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है एल्केन का सूत्र ये वाला है। ठीक है, और एक है एल्केन, एक है एल्किन। तो एल्किन का सूत्र होता है ये सिंपल, ये CnH2n। देखिए ये एल्किन हो गया, और एल्किन में क्या +2 हो जाता है। और एक है एल्काइन, एल्काइन में क्या होगा -2 हो जाएगा। CnH2n तो रहेगा, -2 हो जाएगा। ये एल्काइन का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समभारिक परमाणुओं में होता है, समभारिक में क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान समान होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है न्यूक्लियानों की संख्या समान होगी। ठीक है, मतलब उसका परमाणु भार जो है वो समान होगा और परमाणु संख्या अलग अलग होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जैसे कि आएगा समस्थानिक, समस्थानिक में क्या होता है, उसके परमाणु जो क्रमांक है यानी कि परमाणु संख्या वो समान होगा और उसका द्रव्यमान अलग अलग होगा। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगा और जो परमाणु संख्या और भार ये अलग अलग होगा। तो ये ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। और जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ये ज्योति फ्लक्स का है। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य का मात्रक कौन सा है, तो ये है एंगस्ट्रॉम, ये याद रखना है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कौन सा है, तो कैंडेला, ये भी आपको याद रखना है। और पदार्थ का मात्रक है मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है, तो वायुमंडल में है 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में मालूम पूछा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, तो वो 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछा जाता है, तो वो कितना है, 0.03% है। ठीक है, अच्छा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा प्रचुर मात्रा में, तो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा। और पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा किस तत्व की प्रचुरता है, तो वह है ऑक्सीजन की। और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, तो वो भी है ऑक्सीजन। यहाँ पर ऐसे एक चीज़ ध्यान रखना है कि भू प्रॉपर्टी में और मानव जो शरीर में सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन। अब वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा है, नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है ये बैगनी रंग का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का। ऐसा क्यों होता है, देखिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो वो होता है लाल रंग का। तो जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना कम होगा। तो तरंगदैर्घ्य का क्या लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक है, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है। और बैगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य, इसलिए इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा जो द्वितीय आयनन विभव है वो ऑक्सीजन का है, उसके बाद है फ्लोरीन, उसके बाद है नाइट्रोजन, उसके बाद है कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन की खोज किसने किया, कासिमिर फंक ने किया। और विटामिन का जो है ना रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पूछा गया विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। अब जो इंपॉर्टेंट विटामिन है, जैसे इंपॉर्टेंट विटामिन कौन कौन सा, 6 विटामिन है, जैसे ए, बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इस सब का रासायनिक नाम आपको याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल,
विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई का है टोकोफेरोल, ठीक है, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखना है, देखिए इसे याद रखना है, एक लाइन याद रखना है, रथ पर एक टॉफी, ठीक है, पर को यहाँ साइलेंस रखना है, रथ पर, रथ एक टॉफी, तो रथ से क्या होगा, देखिए रथ से रेटिनॉल, और थो से थायमिन हो गया, और एक यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफेरोल, और टॉफी यानी कि टोकोफेरोल और फिलोक्विनिन, ये क्या सीरियल से हो गया, ए बी सी डी ई और के। यहाँ अगर 4 याद रखते हैं पहले, तो रथ एक यानी कि 4 हो गया, ए बी सी डी, ये रासायनिक नाम हो गया विटामिन ए बी सी डी का, रथ रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफेरोल, और टोफी यानी कि विटामिन ई का है टोकोफेरोल, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, आरएनए का मुख्य कार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ठीक है। एक है आरएनए होता है और एक है डीएनए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है कपड़े की छपाई में और आग बुझाने में एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, यानी उपयुक्त दोनों में। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, तो इसमें संयोजन अभिक्रिया है ऑप्शन नंबर ये बी, मतलब कि 2 और 3, यानी इसका आंसर हो जाता है 2 और 3 यानी कि सी, इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, तो आपको याद रखना है, देखिए इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ना, वो प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होता है, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 18 ही होगा, इसका आंसर ये हो गया। अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछ दिया जाता तो न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन की संख्या दोनों जोड़कर होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों जोड़ेंगे ना तो आएगा द्रव्यमान संख्या, तो 18 में कितना जोड़ेंगे कि ये 35 आ जाएगा, तो 17, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 17, तो ऐसे याद रखना है। अगर आपको दे दिए न्यूट्रॉन की संख्या है 2 और जो इलेक्ट्रॉन है 18, तो परमाणु द्रव्यमान उसका कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे, 18 2 20, तो ऐसे ही आपको याद रखना है सिंपल में कि इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान होता है उसका, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये कैरोटीन के कारण होता है, इसका हिंदी होता है पर्णपीतक, है ना। कैरोटीन के कारण आमों का रंग जो पीला होता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर याद रखेंगे, जैसे गाजर, आम, दूध, ये तीनों का पीला रंग है ना कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। मिर्ची का तीखापन किसके कारण होता है, तो कैप्सेसिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग ये क्या है, करक्यूमिन के कारण होता है, हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है। और पपीता का पीला रंग ये होता है केरिकोजेंथिन के कारण होता है। और आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है, बर्तन किससे बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये तांबा से बना हुआ है। तांबा क्या है, लंबे समय तक है ना हवा के संपर्क में रहने से ये हल्की हरी कोटिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि दाढ़ी बनाने में किसका यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का, सौर कुकर में अवतल दर्पण का, और गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा,
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीधा। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में एक चीज़, दो चीज़ और याद रखना है, जैसे समतल दर्पण की फोकस दूरी की अनंत होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये चीज़ें याद रखना है, जो न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा होती है आपको। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी वो धनात्मक में लिया जाता है, धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में। इसमें क्या होगा, प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक में कौन आता है, जैसे गाय, बकरी, हिरन, भेड़, ये प्राथमिक उत्पादन में आ गया। और द्वितीयक उत्पादक, द्वितीयक जो होता है वो उपभोक्ता होता है, वो उसमें आता है लोमड़ी, भालू। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 यानी 33 है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक की परमाणु संख्या 33 है। ठीक है, और ये नियोन की परमाणु संख्या कितना है, तो वो है 10। ठीक है, बेरियम की परमाणु संख्या कितना है, 56। आयोडीन की परमाणु संख्या कितना है, तो 53 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV का जीन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो SSRNA होता है, जो HIV का जीन होता है SSRNA, इसका आंसर हो गया सी। और HIV किससे संबंधित है, एड्स से है। ठीक है, एड्स से संबंधित है। HIV का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है, और एड्स का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है, तो एड्स की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, क्या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये सही है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने जल को दूधिया कर देता है, ये भी सही है। और कैल्शियम कार्बोनेट को अकेले गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है समांगी मिश्रण। जल में नमक को घोलने से प्राप्त क्या होता है, समांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती है, ये भी सही है। और पेशी कोशिका ये तर्क रूपी होती है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों सही है। ठीक है, अच्छा, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सा है, तो कोशिका होता है। ठीक है, अब कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया था। अब रॉबर्ट हुक है, इसी तरह एक और नाम है कन्फ्यूजन जो कर सकता है आपको, रॉबर्ट ब्राउन है, तो इसको भी यहीं पे याद रखना है। केंद्रक की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया, और कोशिका का रॉबर्ट हुक ने किया था। अच्छा, सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, तो वो माइकोप्लाज्मा है। सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इस तरह आपका है ना सेट नंबर 17 का पूरा जीके और साइंस के क्वेश्चन होता है समाप्त। रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो अभी आप मेरे चैनल पे आप जीके और साइंस का पूरी अच्छे से शानदार तैयारी करिए, और टाइम मिला तो मैं ज़रूर है कि मैथ और रीजनिंग का भी कुछ सेट का वीडियो अपलोड कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपका जो बनाने का जो प्रोसेस है, थ्योरी है, वो आपको आसानी से शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो कभी अपलोड जरूर करूँगा। ठीक है, अभी एग्जाम में टाइम है, तो मेरे चैनल पर अभी आप जीके और साइंस का शानदार तरीके से आप स्ट्रॉन्ग तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सर्वोदय योजना 1950 में सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, आज का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू हुआ, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।